Dear students, good morning to all of you. आज हम सरफेस टेंशन में कैपिलरिटी के बारे में समझेंगे। जब एक कैपिलरी ट्यूब और इस कैपिलरी ट्यूब के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा ट्यूब जिसका बोर बहुत नैरो हो, जस्ट लाइक हेयर। हम कैपिलरी ट्यूब को हिंदी में केश नली कहते हैं। केश माने बाल, एक ऐसी नली जिसका बोर बाल के समान हो, हमारे हेयर के समान हो, दैट इज़ द कैपिलरी ट्यूब। आपने थर्मामीटर देखा होगा। उस थर्मामीटर का जो बोर होता है जिसमें पारा ऊपर और नीचे चढ़ता है, वो आप देखिए, वो बहुत बारीक, बहुत नैरो एक बोर होता है, वो है कैपिलरी ट्यूब। तो ऐसे किसी कैपिलरी ट्यूब को हम जब किसी लिक्विड में डीप करते हैं तो सरफेस टेंशन के कारण या तो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता है या नीचे आता है, नीचे गिरता है। इसे ही हम कहते हैं कैपिलरिटी। द राइज और फॉल of a liquid in a capillary tube is called the capillarity। इसका मतलब हुआ कि कैपिलरिटी दो तरह के होते हैं। एक होता है कैपिलरी राइज जिसमें लिक्विड ऊपर चढ़ता है, दूसरा है कैपिलरी फॉल जिसमें कि लिक्विड नीचे गिरता है। तो कैपिलरिटी में पहला कैपिलरी राइज, इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, एंड सेकेंड द कैपिलरी फॉल, इसमें लिक्विड नीचे आएगा। अब ऐसा होता क्यों है? किन में होगा कैपिलरी राइज, किन में होगा कैपिलरी फॉल? तो ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। जब एक ऐसा लिक्विड, ऐसे लिक्विड में हम कैपिलरी ट्यूब को डुबाते हैं जिसमें कि कैपिलरी ट्यूब और लिक्विड के बीच का कांटेक्ट एंगल 90 से कम हो, तो वहाँ कैपिलरी राइज होता है। कैपिलरी राइज कहाँ मिलेगा? व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और कैपिलरी फॉल मिलेगा व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। हमने ये भी देखा है, ये भी समझा है, ये भी सीखा है कि जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है तो मेनिस्कस कॉनकेव शेप का होता है, और इस केस में मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो ये कैपिलरी ट्यूब है। हालांकि कैपिलरी ट्यूब का बोर बहुत नैरो होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं केवल समझने के लिए। और इसमें यदि लिक्विड का मेनिस्कस कॉनकेव शेप का मिलता है तो कॉनकेव शेप पर एक्सिस प्रेशर ऊपर की तरफ होता है। एक्सिस प्रेशर ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो भी एक कर्वेचर है उसका सेंटर जिधर होगा, एक्सिस प्रेशर उधर ही काम करता है, तो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और इसलिए लिक्विड को ऊपर की तरफ ले जाता है और हमें कैपिलरी राइज मिलता है। बट व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी ऑफ कॉन्वेक्स शेप। और कॉन्वेक्स शेप होने के कारण एक्सिस प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और जिधर प्रेशर है लिक्विड तो उधर ही जाएगा। तो यहाँ पर कैपिलरी फॉल होगा। हियर वी हैव द कैपिलरी फॉल। और ये अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में डीप करना है। कि हमने एक लिक्विड में
एक कैपिलरी ट्यूब डीप किया, डाल लेते हैं। एक बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, और हमने यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब डीप किया, और यहाँ मान लीजिए कि मेनिस्कस जो बना वो कॉनकेव शेप का बना। ड्यू टू दिस कॉनकेव मेनिस्कस, एक्सिस प्रेशर एक्ट टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जिधर ये एक्सिस प्रेशर काम करेगा, लिक्विड उधर ही फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड जो है इस तरफ फ्लो होना शुरू होगा, यानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा। कहाँ तक चढ़ेगा? ये तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक कि इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर सरफेस टेंशन के एक्सिस प्रेशर को बैलेंस ना कर ले। मतलब ये कि अगर ये h हाइट तक ऊपर गया है तो इस h हाइट के लिक्विड कॉलम का एक्सिस प्रेशर, और याद रखना कि हाइट जो है वो बीकर में जो लिक्विड का लेवल है वहाँ से हम कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापते हैं। दैट इज़ द हाइट, और इट इज़ कॉल्ड द कैपिलरी राइज। इसका जो प्रेशर बनेगा डाउनवर्ड प्रेशर, ये बराबर होगा एक्सिस प्रेशर ऑफ द सरफेस टेंशन विच एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। और जब ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो नेट प्रेशर बिकेम्स 0, और तब लिक्विड का ऊपर चढ़ना बंद होगा। तो इन इक्विलिब्रियम दिस टू प्रेशर्स, one the downward, another the upward, must be the equal। बिल्कुल ऐसे ही हम जब किसी बीकर में एक कैपिलरी ट्यूब डीप करते हैं जिसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप का बना, मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप का बना, तो एक्सिस प्रेशर तो नीचे की तरफ लगेगा, और इसलिए ये लिक्विड अब नीचे चलेगा और यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो इस केस में बीकर में लिक्विड लेवल और ट्यूब के भीतर का जो लिक्विड लेवल है, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा, दिस इज़ द कैपिलरी फॉल। और ट्यूब के भीतर लिक्विड लेवल जो है बीकर के कंपैरिजन में नीचे होगा। कितना नीचे होगा? तो अगेन एच रो जी विल बी इक्वल टू द एक्सिस प्रेशर, उतना नीचे जाएगा। तो बच्चों ये है कैपिलरिटी, इसे हम कहते हैं कैपिलरिटी। हम कैपिलरी राइज की हेल्प से, कैपिलरी राइज के द्वारा हम एक लिक्विड का सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं कि कितना उसका सरफेस टेंशन होगा। आप कहेंगे कि कैपिलरी फॉल से क्यों नहीं? तो कैपिलरी फॉल में थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटली, थोड़ी टेक्निकली दिक्कत आती है। होता क्या है कि हम यहाँ पर इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की हाइट बड़ी इजीली मेजर कर सकते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है कि लिक्विड का लेवल यहाँ है और ये यहाँ है। यहाँ पर लिक्विड का लेवल तो आपको दिखेगा, लेकिन ये कहाँ तक गया है आप इसको कैसे देख पाएंगे? यहाँ तो सामने तो आपको पूरा लिक्विड भरा हुआ है, आपको ऊपर से देखना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए हम कैपिलरी राइज को सेलेक्ट करते हैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम कैपिलरी राइज से किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसे मालूम कर सकते हैं, देखें। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय
कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, तो जैसे मैंने कहा ना कि कैपिलरी ट्यूब एक्चुअली बहुत बारीक बोर का होता है, बहुत नैरो बोर का होता है, लेकिन हम केवल समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं। तो सपोज वी हैव ए बीकर containing the liquid which surface tension is to be measured। हमने एक कैपिलरी ट्यूब इस बीकर में वर्टिकली डीप किया और यहाँ पर कैपिलरी राइज यहाँ तक हुआ। ट्यूब के भीतर जो मेनिस्कस होगा इट विल बी ए कॉन्केव शेप मेनिस्कस। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट नाप लें, देन इट इज द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब ऑफ द लिक्विड। अब ये जो मेनिस्कस है वो किसी स्फीयर का पार्ट है, हम उस स्फीयर को कंप्लीट करते हैं। तो मान लीजिए कि वो इस स्फीयर का एक पार्ट है जिसका यहाँ पर सेंटर है। तो ये इस स्फीयर का रेडियस हुआ, सपोज इट इज कैपिटल आर, इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। दिस इज diameter of the tube, it is diameter of the tube, and when we draw a perpendicular from center, it divides the diameter into two equal parts, so each part will be equal to the radius of the tube, r, small r मान लेते हैं। हम लिक्विड और कैपिलरी ट्यूब के कांटेक्ट पॉइंट से मेनिस्कस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड। अब यदि एंगल थीटा है, उसके साथ में ये एंगल यदि हम ऐड करते हैं तो दोनों का सम हो गया 90 डिग्री के बराबर। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल हो गया 90। तो ध्यान देना कि इस डबल साइन वाले एंगल के साथ मैंने थीटा को ऐड किया तो क्या हो गया टोटल 90। और इसी डबल साइन वाले एंगल के साथ मैं ये एंगल अगर ऐड करता हूँ तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हुआ, और ये भी हमेशा 90 होता है। इसका मतलब हुआ कि इस एंगल में जब इधर जोड़ते हैं तो 90 मिलता है, इसी एंगल में इधर जोड़ते हैं तो भी 90 मिलता है, तो दोनों एंगल तो इक्वल होने चाहिए। और इसलिए ये जो एंगल है इट इज आल्सो इक्वल टू थीटा, ये भी थीटा के बराबर होगा, द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो चलिए लेट density of the liquid is equal to rho। जिस लिक्विड को हम जिस लिक्विड के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी रो है। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मान लेते हैं S, और ये हमको कैलकुलेट करना है, मालूम करना है कि कितना है। रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब it is suppose small r, and capillary rise ये मान लेते हैं स्मॉल h, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस
ये मान लिया हमने कैपिटल आर कि जो मेनिस्कस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर के बराबर मिलता है। तो एक्सिस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2s/r। ये फार्मूला हम लोगों ने पहले ड्राइव किया हुआ है, इतना मिलेगा। एंड प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू h/g, इतना मिलेगा। ये प्रेशर अभी मैंने बताया अपवर्ड, ये प्रेशर होगा डाउनवर्ड। जब भी दोनों इक्वल होंगे तब इक्विलिब्रियम आएगा, लिक्विड वहीं तक चढ़ेगा। सो इन इक्विलिब्रियम in equilibrium 2s/r is equal to h/g, and that's why s is equal to RH/g by 2। तो लीजिए भाई, हमारे पास सरफेस टेंशन का एक फार्मूला आ गया। यदि ये सारी बातें हम मेजर कर लें जो कि राइट हैंड साइड में है, तो हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। H कैपिलरी राइज हम एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से मेजर कर लेते हैं। बाकी देखिए, रो इट इज ए कांस्टेंट, जी इट इज ए कांस्टेंट, ये तो हमको मालूम ही है। क्वेश्चन आता है कैपिटल आर यानी मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो ये मेजर करना मुश्किल है कि भाई इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, हमको नहीं मालूम। और जब हमको सेंटर ही नहीं मालूम तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम इस कैपिटल आर की जगह हम स्मॉल आर लाते हैं अपने फार्मूले में, क्योंकि स्मॉल आर को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं कि हमारे ट्यूब का डायमीटर रेडियस कितना है, बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में नाम भी दे दें चाहे तो OA, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। तो OAB जो ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एंगल हमको मालूम है थीटा है। इसके लिए स्मॉल r हो गया बेस, कैपिटल R हो गया हाइपोटेनस, और बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हमको मालूम है, इट इज इक्वल टू cos थीटा। तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल पे हम आ रहे हैं। R/r, स्मॉल r by कैपिटल R इक्वल टू cos थीटा, एंड देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू R अपॉन cos थीटा। तो मैं कैपिटल R की जगह ये रख सकता हूँ R अपॉन cos थीटा, और तब S बराबर मिला RH/g बाई 2 cos थीटा। अब जो फॉर्मूला हमको मिला, इसमें भी स्मॉल r रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये भी हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हमने स्मॉल r मेजर कर लिया, h मेजर कर लिया, और बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं। इनकी वैल्यू फिजिकल क्वांटिटीज़ के कांस्टेंट्स का जो चार्ट मिलता है, वहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ मालूम कर सकते हो। तो सारी बातें मालूम हो गई, तो यहाँ से हम S कैलकुलेट कर सकते हैं और कर लेते हैं। यदि हमने लिक्विड वाटर लिया है, ट्यूब ग्लास का बना है, तो फॉर वाटर एंड ग्लास ट्यूब थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0।
थीटा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो एस हमको मिल जाएगा फॉर वाटर ओनली आर एच रो जी बाई 2, आर एच रो जी बाई 2। मतलब ये कि यहाँ से तुमको थीटा की वैल्यू भी नहीं निकालनी, थीटा की वैल्यू भी मालूम हो गया हमको। अब वाटर के लिए रो हमको मालूम है, डेंसिटी हमको मालूम है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जी की वैल्यू हमको मालूम है 9.8। तो क्या मेजर करना होगा? केवल दो बातें, द स्मॉल आर एंड द एच, द रेडियस ऑफ द ट्यूब and capillary rise, and both can be measured very easily and accurately with the help of a traveling microscope। तो हम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से दोनों मेजर कर लेते हैं और हम अपना वाटर का सरफेस टेंशन लेबोरेटरी में कैपिलरी राइज मेथड से मालूम कर लेते हैं। तो ये है कैपिलरी राइज की हेल्प से एक लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर करने का तरीका, मेथड। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा ट्यूब डिप किया लिक्विड में जिसकी टोटल हाइट इस एच से कम है, एच से कम है। लिक्विड कहाँ तक चढ़ता है? एच हाइट तक, लेकिन ट्यूब की हाइट कहाँ तक है? लेस देन एच। तो क्या होगा? तो ऐसे केस में तो लिक्विड को वहाँ से ओवरफ्लो हो जाना चाहिए, लिक्विड को ओवरफ्लो हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपने बिना इनपुट दिए, बिना कुछ एनर्जी खर्च किए आप वर्क कर ले जाएंगे। ठीक है ना? भाई देखो ये लिक्विड और हमने इसमें इनसफिशिएंट लेंथ का ट्यूब लगाया, डुबाया। अब लिक्विड मान लो यहाँ से हो रहा है ओवरफ्लो हो रहा है। तो क्या करें आप? यहाँ पर एक बर्तन ले करके आप इस ओवरफ्लो होने लिक्विड को यहाँ पर आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ की लिक्विड को आपने यहाँ कलेक्ट कर लिया, कुछ हाइट पे कलेक्ट किया। तो ये तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका मोटर पंप करता है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या करता है मोटर पंप? कुछ वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ वर्क हो रहा है। और कैसे वर्क हो रहा है? जिसमें आपने कोई इनपुट दिया ही नहीं, आपने कुछ एनर्जी खर्च किया ही नहीं। और ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन है कि आप यदि बिना एनर्जी इनपुट में दिए आप कोई वर्क, किसी भी मशीन से आप कोई वर्क नहीं ले सकते, आपको कोई वर्क नहीं मिल सकता। लेकिन इस केस में तो हो जा रहा है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसा कैसे? तो इस केस में वास्तव में होता क्या है? इसका जवाब हमको यूरिन करके साइंटिस्ट में उन्होंने दिया कि यदि इनसफिशिएंट लेंथ का यदि आपने ट्यूब डुबाया हुआ है तो लिक्विड पूरे ट्यूब में चढ़ेगा तो ज़रूर, कैपिलरी राइज होगा अप टू द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होगा। वो वहीं पर इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, इस तरह से बैलेंस होगा कि ये जो है R इंटू एच, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, यानी एच यदि आपने कम कर दिया, हाइट आपने कम कर दी तो R बढ़ जाएगा, मेनिस्कस अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा लेगा और इतना बढ़ाएगा कि R और H का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट मिले। आप यदि ट्यूब को और तोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं फिर से, तो लिक्विड फिर वहाँ पर पूरा लेंथ तक राइज होगा और फिर अपना मेनिस्कस का रेडियस इस तरह से सेट करेगा कि R और H का प्रोडक्ट उसी कांस्टेंट के इक्वल रहे। तो इस तरह से एक इनसफिशिएंट लेंथ के ट्यूब में लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा, इसको ध्यान रखना।
तो कैपिलरी राइज इन ए ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। मैंने कहा ना इसको जूरी ने बतलाया था, इसलिए उसको हम कहते हैं जूरिन्स लॉ। तो सिंस S is given by RH rho g by 2 and therefore R into H equal to a constant। R और H का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। आप जैसे जैसे H कम करते जाएंगे वैसे वैसे मेनिस्कस जो है उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो हमने एक लिक्विड में जो कि किसी बीकर में भरा हुआ है सफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी ट्यूब डुबाते हैं, सफिशिएंट लेंथ का, तो कैपिलरी राइज यहाँ तक हुआ। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना मिला, आर और एच। अब मैंने ट्यूब यहाँ से तोड़ दिया और ट्यूब यहाँ से तोड़ दिया तो इतनी लेंथ बची। तो क्या होगा, इसमें भी लिक्विड पूरा चढ़ेगा और यहाँ पर अपना मेनिस्कस कुछ इस तरह से बैलेंस करेगा, ये सेट करेगा कि इस हाइट और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रोडक्ट पहले वाले के बराबर मिलेगा। हम इसको थोड़ा और ब्रेक कर दें और तोड़ दें। अब ट्यूब बस इतने ही लेंथ का बचा है, तो फिर से ये अपना मेनिस्कस ऐसा इंक्रीज करेगा, इतना बढ़ाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट फिर से उसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो जैसे जैसे ट्यूब की लेंथ छोटी होती जाती है मेनिस्कस का फ्लैटनेस वैसे वैसे बढ़ता जाता है, यानी मेनिस्कस जो है वैसे वैसे फ्लैट होता चला जाता है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जूरिन्स लॉ हियर द R into H equal to R1 into H1 equal to R2 into H2 equal to so on. Means the liquid rises up to the entire length of an insufficient length of tube and the meniscus is, radius of curvature of the meniscus is so set that the product of the radius of curvature and height of the tube remains constant and there is never overflow of the liquid from the tube। तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। अब मान लीजिए कि हमने एक कैपिलरी ट्यूब डुबाया वर्टिकल, उसमें लिक्विड यहाँ तक चढ़ा है एच हाइट तक। अब मैं इस ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, झुकाता हूँ, तब क्या होगा, तो इस केस में भी लिक्विड कॉलम की वर्टिकल हाइट, लिक्विड कॉलम की वर्टिकल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द बीकर इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। जितना वर्टिकल ट्यूब में मिला था उतना हर बार मिलेगा। तो मैंने एक ट्यूब ऑफ सफिशिएंट लेंथ बीकर में भरे हुए एक लिक्विड में डुबा दिया। ये मैंने डुबाया और लिक्विड यहाँ तक राइज हुआ,
एच हाइट तक। अब मैं इसको थोड़ा सा झुका देता हूँ इस तरह से। मैंने इसको झुका दिया, कितने एंगल से झुका दिया, मान लीजिए थीटा। तो लिक्विड का जो लेवल है ट्यूब के अंदर वो उसी लेवल तक बना रहेगा, यानी ये जो वर्टिकल हाइट है इट ऑलवेज रिमेन द सेम, ये हमेशा सेम बना रहता है। और झुकाओगे या कम करोगे इस एच में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अब लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब जो कि पहले एच लेंथ की थी अब ये मान लीजिए एल लेंथ का हो गया। तो कितना होगा ये ज़रा देखते हैं। तो ये एंगल भी तो आपका थीटा हुआ, इसका अल्टरनेट एंगल, और इस एंगल के लिए ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेनस। तो एच अपॉन एल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स कॉस थीटा। तो एल मिल रहा है द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब इज इक्वल टू एच अपॉन कॉस थीटा। इतनी लेंथ तक वो यहाँ पर चढ़ेगा। लेंथ, हाइट वो तो हमेशा एच ही बना रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है एक झुके हुए कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज। और इस लिक्विड कॉलम का कितना यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, तो याद रखना कि प्रेशर के लिए आप हमेशा वर्टिकल हाइट नापते हैं। तो इसका प्रेशर कितना होगा, तो इसका प्रेशर बन रहा है एच रो जी। तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, तो इट इज अगेन एच रो जी। एंड देयरफॉर एच कितना हुआ, एल कॉस थीटा इंटू रो जी, इतना प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है लिक्विड कॉलम का, चाहे आप उसको वर्टिकल रखें चाहे आप उसको झुका के रखें। तो यदि आपने ट्यूब को जैसे ज़्यादा झुकाते जाएंगे वैसे वैसे एल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि थीटा बढ़ने के साथ कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है। कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है तो एल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, यानी कि कैपिलरिटी। यहीं पर एक चीज़ और बतला दूं कि मुझे फाइनल फार्मूला क्या मिला था, एस इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा मिला था। अब यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और जब कॉस थीटा पॉजिटिव है तो एच भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक लिक्विड का सरफेस टेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर ए गिवन लिक्विड। तो इफ cos theta is positive then h is also a positive quantity। लेकिन ये थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो गई, ऑब्ट्यूस एंगल बना, तो cos थीटा निगेटिव हो जाएगा। और यदि cos थीटा निगेटिव हुआ तो s को पॉजिटिव रखने के लिए इनमें से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो r रो जी ये सब तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे। तो कौन नेगेटिव बनता है फिर, h। तो मैंने ऊपर वाले h को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो नेगेटिव h क्या होगा, नीचे होगा, और इसलिए वहाँ पर कैपिलरी फॉल मिलेगा। तो व्हेन थीटा इज लेस देन 90 यू हैव ए कैपिलरी राइज, एंड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री यू हैव ए कैपिलरी फॉल। अंडरस्टैंड। तो ये है कैपिलरिटी और उसके भीतर होने वाले कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल, और उसका एक एप्लीकेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। तो मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे कैलकुलेशन जो हमने किए, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान है, पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपका डाउट, मैं आपका कन्फ्यूजन रिमूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ बच्चों, यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि जो भी नया अपलोड हो वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके और आप उसका एडवांटेज पा सकें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।